सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 का जो लेक्चर नंबर 9 है उसको आज हम लोग लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन्स। ठीक है, तो देखो हम लोग सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल 1 ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन्स मतलब क्या। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं उनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, क्योंकि बेसिकली वो जो ग्रुप है शेड्यूल्ड कास्ट वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उनके समाज के अंदर उनके साथ काफ़ी सारा भेदभाव होता है, काफ़ी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती है समाज के अंदर। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें काफ़ी सारे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, लीगल राइट्स देता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट उसके बाद भी काफ़ी सारे वायलेशंस होते हैं। ठीक है, अब वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी हाल है, उनके साथ भी काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें भी फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। वैसे ही अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया के अंदर जो वुमेन्स है उनकी भी कंडीशन कोई खास बहुत ज़्यादा अच्छी आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, और ख़ास करके अगर आप अभी के टाइम पे तो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही ठीक हो चुका है वुमेन्स की कंडीशन। बट अगर आप 20-30 साल पहले देखोगे, मतलब 90s के टाइम पे देखोगे, तो उस टाइम पर वुमेन्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो अच्छी नहीं थी, वो खास करके रूरल एरिया। और क्योंकि इंडिया के अंदर देखोगे तो हम मेजॉरिटी गांव एरिया में ही रहते हैं, इंडिया की जो मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गांव एरिया में ही रहती है, रूरल एरियाज में ही रहती है, जिसके वजह से जो वुमेन्स है वहाँ पर, क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में वुमेन्स की उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। एक शहर में ही आप देखोगे तो शहर में ज़्यादा औरतों की चलती है, बट जो गाँव एरिया रहते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं चलती है। ठीक है, आज भी गाँव में देखोगे तो वहाँ पर जो आदमी रहता है, जो मेल पर्सन रहता है, जो मेल हेड रहता है घर का, उसी की बात चलती है, और जो औरत रहती है उसकी कुछ भी बात नहीं सुनी जाती है। ठीक है, अगर मान लो वो कुछ बीच में बोल रही है तो आदमी जो रहेगा उसको चुप करवा देगा, बोलेगा अपना मुंह बंद रख, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, मतलब यही डायलॉग रहता है घर के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि औरतों की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और औरत तो जो वुमेन्स है वो भी वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर ही ऐड हो जा रही है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब इंट्रोडक्शन था उसी में बताया था वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो वुमेन्स है ये भी एक वल्नरेबल ग्रुप्स है, जिसकी वजह से इनका भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सोसाइटी के अंदर। काफ़ी सारे गाँव में देखोगे तो लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है, या फिर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा जो संविधान है देश का, वो काफ़ी सारे लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करता है वुमेन्स को, ताकि वो भी सोसाइटी के अंदर अपलिफ्ट हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। वैसे ही हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी सारे ऐसे लॉस बनाते रहती है ताकि उन्हें कुछ लीगल राइट्स भी मिलते रहे। जैसे मान लो अब कोई मुस्लिम औरत है, उसका पति ने उसको डिवोर्स दे दिया, उसके बाद हो सकता है उसका पति उसको मतलब मेंटेनेंस ना देता हो, रहता है ना कि डिवोर्स होने के बाद हर महीने कुछ पैसे देने रहते, हो सकता है उसका पति उसको ना देता हो, तो ऐसे टाइम पर वो जो औरत है वो क्या करेगी। तो ऐसे टाइम पर हमारा जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे ऐसे लॉस बना देते हैं ताकि जो औरतें हैं जो डिवोर्स हो गए तो उनको भी कुछ मेंटेनेंस मिलता रहे, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो मतलब गवर्नमेंट है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों के दोनों काफ़ी सारे राइट्स जो है वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी सोसाइटी के अंदर इक्वली जी सके एज अ मैन। जैसे मैन लोग जीते, जैसे मतलब लड़के जीते हैं, वैसे ही लड़कियां भी इक्वलिटी मतलब दोनों के बीच में हो, लड़का लड़की में भेदभाव ना हो। एंड साथ ही में जो औरतें, क्योंकि औरतें एक टाइप से देखो कंपेयर करोगे तो थोड़ी मतलब आदमियों से बैकवर्ड रहेंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको भी हम अपलिफ्ट कर सके, उनकी एम्पावर से हम कर सके, तो इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सारे उन्हें राइट्स प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, एंड हमारे लॉज भी काफ़ी सारे उन्हें राइट्स प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को। ठीक है, तो वही सारे अब राइट्स को हम देखने, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स को हम समझेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स जो है वुमेन्स को प्रोवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनशेरेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे तो जेंडर इक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिया गया है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर आप प्रियम्बल में देखो तो वहाँ पर भी बोला गया है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखोगे तो अपना जो आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, तो उसके अंदर सब में बोला गया है। जैसे आर्टिकल 14 में बोला गया है कि आप किसी के साथ भी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, की मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं, कानून के समीप सब समान है। ठीक है, अगर आर्टिकल 15 में देखोगे तो आप जेंडर सेक्स रेशो मतलब बेसिकली जेंडर के ऊपर या फिर रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो उसमें जेंडर भी आ जाता है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी देखो तो वहाँ पर भी ये बोला गया है कि मतलब हम इक्वालिटी हमें करनी है, हमें भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जेंडर के ऊपर या फिर और किसी चीज़ के ऊपर। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल आगे के देखोगे 51 तक, तो वहाँ पर आपको दिखेगा वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, कि आपकी जैसे फंडामेंटल राइट्स है कि आपको एज अ इंडियन सिटीजन आपको कौन से राइट्स मिलते हैं, तो उसके साथ में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको काफ़ी सारे ड्यूटीज़ भी देता है कि आपको एज अ इंडियन सिटीजन आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो वही यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है, जैसे कि आपको जो वुमेन्स है उनकी मतलब उनकी डिग्निटी की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हॉनर देना चाहिए, उनके साथ
अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका हैरेसमेंट वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वही सारी चीज़ें, ठीक है, ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब वही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रांट इक्वालिटी टू वुमेन बट ऑल्सो एम्पावर द स्टेट टू अडॉप्ट मेजर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन्स। मतलब क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खाली औरतों को इक्वल रखने के लिए नहीं है, मतलब उसके अंदर प्रोविजंस डालता है कि मतलब खाली हमें इक्वालिटी चाहिए, लड़का लड़की समान, ठीक है। साथ ही में हम औरतों को एम्पावर भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि औरतें जो है वो आगे बढ़े, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि भाई औरतें जो है वो भी आदमी जितना मतलब उससे भी आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को पावर देता है, यानी गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस बना सकती है, जैसे रिजर्वेशन रहती है ना, आपने सुना होगा कॉलेजेस के अंदर कुछ सीटें गर्ल्स कोटा के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है, मतलब गर्ल्स के लिए रिजर्व की जाती है कुछ सीटें, जैसे कि SC ST के लिए की जाती है, वैसे गर्ल्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जाती है। तो ऐसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये भी देखो तो एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, लड़के लड़की में हम भेदभाव भी एक टाइप से करें कि हम लड़कियों के लिए अलग से कोटा रख रहे हैं, मतलब एक रिजर्व करके रख रहे हैं सीटें, ठीक है। बट क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये अच्छे के लिए हम लोग ये सारी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो स्टेट है वो चाहे तो ऐसे प्रोविजंस बना सकता है ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके एंड वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके। खाली इक्वालिटी हमें नहीं देनी, हमें एम्पावर भी करना है। तो द राइट अवेलेबल टू वुमेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी क्या कि हमारे अगर आप देखोगे तो जो वुमेन्स जो है हमारे देश के, उनको जो भी टोटल राइट्स मिले हुए, अधिकार मिले हुए, वो 2 कैटेगरीज के अंदर आएंगी, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या, वो सारे राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, एंड लीगल राइट्स मतलब वो राइट्स जो लॉ बनाने के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने नया लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने एक नया लॉ बना दिया, तो उससे आपको कोई राइट मिल जाता है, हक मिल जाता है, तो वो लीगल राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक एक करके समझ लेते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वुमेन्स को मिले हुए हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर दोस विच आर प्रोवाइडेड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलग अलग प्रोविजन है, आर्टिकल्स है, उनके अंदर जो जो राइट्स मिलते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 14 के अंदर 2 बातें बोली गई है। एक बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड बोला गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये, देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने अलग अलग देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके मतलब रेफरेंसेस ले लेकर, उनसे हम कह सकते हो कि उनसे हमने आइडिया ले लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे देशों को देखकर, तो जब हम अपना ये आर्टिकल 14 डाल रहे थे तो ये कह सकते हो, ये मतलब जो अपना UK जो है ना, वहाँ से हमने इसको लाया था इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि मतलब क्या कि कानून के समीप सब समान है, ठीक है। मतलब इक्वालिटी जो है, मतलब बिफोर लॉ का मतलब देखो कि इक्वालिटी है ये मान लो, तो इक्वालिटी जो है ये मतलब इक्वालिटी बिफोर यानी इक्वालिटी के पीछे जो है ये कानून है, लॉ है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी ये जो इक्वालिटी है इसके पीछे जो है वो कानून है, तो कह सकते हो कानून के सामने जो है वो सब समान इक्वल है, ठीक है। तो यही मतलब है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के समीप सब समान है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, चाहे कोई भी कास्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून के समीप सब समान, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, तो देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, देखो इनका कहने का मतलब क्या, अब जैसे मान लो कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने कोई चोरी की, ठीक है। मान लो उसने कोई आदमी था, उसने 1 लाख रुपए ऐसे अपने सूटकेस के अंदर रखे हुए थे, ठीक है। 1 लाख रुपए ऐसे पैसे रखा था एक डब्बे के अंदर, ठीक है, उस सूटकेस के अंदर। अब बच्चे ने देखा उसमें पैसा है, उसको उतना समझ नहीं आया, उसने पैसा लिए मतलब ये उठाया और भाग गया, ठीक है। मतलब पैसा लेके भाग गया, एक टाइप से कह सकते हो चोरी कर ली उसने 1 लाख रुपए। अब वहीं पे एक और पर्सन है जो कि 20 साल का है, ठीक है। ये 20 साल का लड़का है, इसने भी वही काम किया, इसने देखा यहाँ पर 1 लाख रुपए पड़े हुए, इसने उस पैसे को लिया, उठा लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये लड़का जो है ये 20 साल का है एंड ये 5 साल का, अब बताओ क्या दोनों को हमें सेम सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। ये 5 साल का बच्चा है, इसको उतनी समझ नहीं है कि हाँ भाई चोरी गलत काम है, ठीक है, उसको उतना नहीं पता, उसको तो इतना पता भाई रोड पर पैसा मिला उठाओ, ठीक है। तो ऐसे टाइप पर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि देखो कानून तो सबके मतलब कानून जो रहेगा वो सबके लिए समान ही रहेगा, बट हम क्लासिफिकेशन नाम पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों को, अगर हम दोनों को अगर कोर्ट के अंदर, अगर दोनों लोग आते हैं कोर्ट के अंदर, तो हम बच्चे को कम सज़ा देंगे। हो सकता है हम इसको खाली ये सज़ा दे दें कि इसको भाई इधर रहता है ना मतलब सुधार केंद्र, वहाँ पर भेज देंगे बच्चे को। एंड ये जो
आदमी है इसको हम पनिशमेंट दे देंगे कि हाँ भाई तेरे को 2 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे देखो तो हमने कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया, बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये इसलिए किया ताकि बेटरमेंट हो। अगर इस बच्चे को हम 2 साल की सज़ा दे दें जेल के अंदर तो ये बच्चा आगे चल के और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन नाम पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करें सज़ा देने के अंदर भी, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है कि मतलब हम मतलब सबको एक समान नहीं देख सकते। अब कोई लड़की है वो कोई क्राइम करती है, कोई लड़का है वो कोई क्राइम करता है, तो दोनों को समान सज़ा नहीं मिलती है, दोनों को अलग अलग थोड़ी बहुत सज़ा डिफरेंस मिलती है, ठीक है। तो यही बात है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये औरतों को थोड़ा ज़्यादा मतलब फेवर में रखता है कि हाँ भाई औरत अगर कोई क्राइम करती है, अब जैसे अगर औरत है और वो अडल्ट्री करती है, ठीक है। अडल्ट्री मतलब आपको मालूम होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर वो करती है, मान लो ये औरत है ये किसी के साथ अफेयर रखती है, इसकी शादी हो चुकी है फिर भी, तो ऐसे टाइम पर जो पर्सन जो इसके साथ में है उसको सिर्फ सज़ा मिलेगी, इस लेडी को सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा ताकि हम औरतों को, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी यहाँ पर देखोगे तो औरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही चाहता है कि औरत जो है वो भी थोड़ा एम्पावर हो सके, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ तो यही कहता है कि भाई हम कानून के सामने सब समान ही है, ठीक है। कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे किसी के साथ में भी, ठीक है। तो दिस मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ऑन द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 चीज़ों के बेसिस पे का अपना जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दिस मीन्स आर्टिकल 14 प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग वुमेन्स, ठीक है। और क्योंकि सिटीजन्स के अंदर वुमेन्स भी आते हैं तो उनको भी ये मिल जाता है हक कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। उसके बाद आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज देखो, ये भी एक प्रोवाइड करता है, मतलब ये भी वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर बस ये है कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट मतलब अपना गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है, स्टेट अपना गवर्नमेंट, तो अपना जो स्टेट है वो किसी को भी मतलब किसी भी पर्सन को इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकता। सेक्स मतलब वही जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के बेसिस पर मतलब इन 5 ग्राउंड्स पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन्स के खिलाफ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो क्योंकि वुमेंस भी आ जा रही है और वुमेंस जेंडर के अंदर आ जा रही है, तो अगर मान लो गवर्नमेंट जो है वो किसी जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है, मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है वो भेदभाव कर रहा है, कोई लड़की आई उसको भगा दे रहा है, उसको नहीं कुछ करके दे रहा है, मतलब कोई भी उसका काम नहीं करके दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो इसके खिलाफ होगा, आर्टिकल 50 के फर्स्ट क्लॉज के खिलाफ होगा एंड देन उस पर्सन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज यही आपको दे देता है, हक दे देता है वुमेन्स को कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज देखो क्या कहता है, ये कहता है कि द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पर खाली वुमेन्स नहीं, चाइल्ड्स का भी यहाँ पर है। आर्टिकल 15 के थर्ड जो क्लॉज है वो कहता क्या है कि देखो जो हमारा स्टेट जो है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न यानी रिजर्वेशन ऐसा कुछ कर सकती है वुमेंस एंड चिल्ड्रंस के लिए, मतलब कुछ स्पेशल इनके लिए प्रोविजंस ला सकती है वुमेंस के लिए कि मतलब उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज कहता है। तो ये भी देखोगे तो ये वुमेंस के ही बेनिफिट के मतलब फ़ायदे के लिए रह जाता है। तो इन अदर वर्ड दिस प्रोविजन एनेबल द स्टेट टू मेक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन, यानी अच्छा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है वुमेंस के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज भी इनको फ़ायदा ही देता है। उसके बाद आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज अगर आप देखोगे, देखो आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जॉब के ऊपर, ठीक है, जॉब में रिजर्वेशन वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 16 का अगर आप सेकंड क्लॉज देखोगे तो उसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पर फोर्थ क्लॉज फिफ्थ क्लॉज की बात नहीं की जा रही है, उसके अंदर वो ST की बात की गई है कि मतलब उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर हम आर्टिकल 16 के सेकंड क्लॉज की बात करें जो कहता है क्या, ये देखो आर्टिकल 16 स्टेट दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, यानी कुछ एक्सेप्शन रहेंगी, जैसे अगर मान लो रिजर्वेशन करना है बैकवर्ड कास्ट के लिए तो वहाँ पर फिर बात ही अलग हो जाती है, मतलब हम कुछ मतलब एक्सेप्शंस रहेंगे कि हम थोड़ा बहुत जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके साथ थोड़ा आपका डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि उनको हम रिजर्वेशन करके रखेंगे एंड आपको नहीं करके रखेंगे। एंड आर्टिकल 16 का जो सेकंड क्लॉज है ये कहता है कि देखो प्रोहिबिट करता है द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार का मान लो आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपको इस बेसिस पे उस नौकरी नहीं दे रहा है वहाँ का जो भी मैनेजर या फिर जो भी पर्सन है, वो इस बेसिस पे आपको काम नहीं दे रहा है कि आप
लड़की हो, आपका जेंडर अलग है, तो यहाँ पर ये इस आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा सीधा बोला गया है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इन 5 बेसिस पे: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काम देने के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर मान लो लड़की हो और आप चाहते हो किधर पर्टिकुलरली एक जगह पे जॉब करना, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि हम आपको पेमेंट कम देंगे या फिर हम आपको नहीं रखेंगे, हम सिर्फ लड़कों को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये भी बेसिस होता है कि बेसिकली अब मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर बहुत सारा खतरनाक काम हो रहा है, तो वो उसका भी आगे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ठीक है, कि मतलब कि अगर कोई खतरनाक काम रहेगा तो वहाँ पे औरतों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ रीजंस रहते हैं। तो आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज मतलब यही कहता है कि मान लो कोई लड़की है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम करना चाहती है, उसका सपना है, बट उस जगह के लोग उनको नहीं करने दे रहे कि तू लड़की है, तेरे को नहीं देंगे हम लोग काम। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज काम आता है। ठीक है, नाउ अपना फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो है आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज का जी। ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसका जो जी है वो देखो क्या कहता है, ये गारंटी देता है कि देखो आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट्स मतलब कह सकते हो सब, इसी के अंदर आपके मेन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी है। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें पूरा ABCDEFG ऐसे है। तो अगर आप जी देखोगे तो उसके अंदर ये आपको मतलब राइट मिला है कि हर एक इंडियन सिटीजन जो है उसके पास राइट है कि वो अपने हिसाब का कोई भी बिजनेस, ट्रेड, जो भी उसको काम करना है, प्रोफेशन जो भी करना है, ऑक्यूपेशन जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन 5 बेसिस पे, वही 5 बेसिस। ठीक है, कि सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो गारंटी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको जो काम करना है आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, आपका यह हक है, राइट है, फंडामेंटल राइट है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आर्टिकल 21 का फर्स्ट क्लॉज। ठीक है, मतलब आर्टिकल 21 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 23 का फर्स्ट क्लॉज। ठीक है, अब आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो देखो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है कि आपको कोई भी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। मान लो आपको कोई किडनैप करके लेके चला गया, तो ऐसे टाइम पर वो जो पर्सन रहेगा उसको, जो भी आपको किडनैप करके लेके जाएगा, तो उसके ऊपर एक ऑफेंस हो जाएगा कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस इसने किया एंड उसको सजा होगी एंड आपको बचा लिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग क्योंकि देखो ज़्यादातर देखोगे तो औरतों की ही ट्रैफिकिंग की जाती है, मतलब जो लड़की होती है उनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है विदेशों के अंदर, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच दिया जाता है, मतलब वही धंधा करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए बेच दी जाती है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो औरतें ही ज़्यादा इसके अंदर मतलब झेलना, उनको ही ज़्यादा झेलना पड़ता है ट्रैफिकिंग के अंदर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। तो ऐसे टाइम पर ये जो आर्टिकल 23 का फर्स्ट क्लॉज जो है ये यही हेल्प करता है कि अगर मान लो आपको कोई विदेश में जाकर मतलब किधर बेच दिया आपको, ठीक है, एंड अब वहाँ से आप भागना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर मतलब आप मतलब लॉ का हेल्प ले सकते हो कि देखो भाई इन लोग मेरे को किडनैप करके ले गए और मेरे को यहाँ पर बेच दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से भाग रही हूँ, मेरे को हेल्प करो प्लीज़। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपकी मदद की जाएगी एंड आर्टिकल 23 के फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से आपको वहाँ से बचा लिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सेड लेबर प्रैक्टिस इन पास्ट बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे भी चीज़ें, क्योंकि देखो इसके अंदर खाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं की गई आर्टिकल 23 के अंदर, इसके अंदर ये भी बोला गया है कि आपको कोई फोर्सेड लेबर भी नहीं बना सकता है। ठीक है, मान लो कोई गरीब खानदान है, ठीक है, एंड उसके मान लो पापा ने कोई कर्जा लिया था और नहीं भर पाए, तो अब उनके जो बच्चे हैं वो भी भर रहे कर्जा, मतलब कर रहे, मतलब कह सकते हो फोर्सेड लेबर बन चुके हैं। ठीक है, कि फोर्सेड मतलब ज़बरदस्ती के लेबर, कि ज़बरदस्ती आपको मेरे इधर ही काम करना पड़ेगा जब तक तो मेरा कर्जा नहीं भर देता। तो यही बात है कि अब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो ज़बरदस्ती काम करते हैं, क्योंकि गरीब घर के लोग होते हैं, हो सकते हैं गरीब घर के अंदर लड़की भी हो, वो भी वहीं पे काम करे खेत के अंदर, तो ऐसे टाइम पर आपको कोई फोर्सेड लेबर नहीं बना सकते, पनिशेबल क्राइम है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको एक क्राइम माना जाएगा एंड उस पर्सन को जेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि लैंडलॉर्ड्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, मतलब ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर फोर्सेड लेबर जो लैंडलॉर्ड करते हैं, ये क्राइम माना गया, इसको पनिशेबल है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये सारी चीज़ें भी लॉ मना करता है, अगर कोई करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये वुमेन्स का ही फ़ायदा हो जाता है कि हाँ भाई अब हमारा कोई भी ट्रैफिकिंग या फिर हमें फोर्सेड लेबर कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपके दादा ने कोई कर्जा लिया था और आपको फोर्सेड लेबर बनाया जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप जाकर केस कर सकते हो उस पर्सन के ऊपर, देखो भाई मेरे को तो ये ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं करना इधर काम। उसके बाद देखो अपना जो 7th इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो है आर्टिकल 39 का ए। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 39 जो है उसके अंदर टोटल देखोगे तो ऐसे मतलब ABCDEFG तक ऐसे क्लॉजेज है, EF तक है, मतलब सॉरी EF तक क्लॉज है, मतलब टोटल 6 क्लॉजेज है इसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो आर्टिकल 39 का ए वाला जो क्लॉज है वो क्या कहता है कि द स्टेट टू सिक्योर फॉर मेन एंड वुमेन इक्वली द राइट टू एन एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी मतलब मान लो इधर कोई काम धाम है, कोई काम करना है,
तो दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, आप दोनों कर सकते हो कोई भी काम, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का ए जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड ये जो है ये एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ही कह सकते हो आता है, ओके। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर मतलब फंडामेंटल ड्यूटी कह सकते हैं, स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट जो रहेगा वो सिक्योर करेगा मैन एंड वुमेन्स को, कि दोनों को बराबर मतलब हक मिले, जो भी वो अपना ज़िंदगी जीने के लिए, अपना जो रोजचर्या है उसको जीने के लिए जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को मतलब बराबर हक मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद देखो आर्टिकल 39 का जो डी है, मतलब ABCDEF तक है ना, तो उसमें जो डी वाला है, आर्टिकल 39 का जो डी वाला क्लॉज है वो क्या कहता है, देखो वो कहता है द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ इंडियन मैन एंड वुमेन। यानी क्या, अगर मान लो दो पर्सन है, ये एक लड़की है ये एक लड़का है, ठीक है, मतलब दोनों है, ये एक लड़की है, ठीक है, जो बाल बना देते हैं, तो ये लड़की है एंड ये लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का है और ये लड़की है, अब मान लो दोनों मजदूरी करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा भारी काम नहीं बोलेंगे, आप समझ सको इसलिए, मान लो दोनों मजदूरी करते, अब दोनों के दोनों किसी कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरी करे, इस पर्सन को दिया जा रहा है दिन का मान लो 1000 रुपये, ठीक है, एंड इस लेडी को दिया जा रहा है दिन का 600 रुपये। अब दोनों के अंदर देखो तो प्राइस जो मतलब जो मेहनत तो जो है दोनों के दोनों बराबरी करे, दोनों दिन भर मेहनत करे, ये भी दिन भर ईंटा उठा रहा है, ये भी दिन भर ईंटा उठा रही है, बट दोनों को जो पेमेंट है, जो पे है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, ठीक है। इसको 1000 दिया जा रहा है तो इसको सिर्फ 600 ही दिया जा रहा है। तो ये जो अनइक्वालिटी है पेमेंट के अंदर, वो मना करता है आर्टिकल 39 का डी वाला क्लॉज, कि जो स्टेट है वो ये देखेगा, ध्यान रखेगा कि दोनों लोगों को इक्वल पे मिले, अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं तब, ऐसा नहीं कि अब वो दोनों अलग अलग काम कर रहे तब इक्वल पे, बट अगर इक्वल काम कर रहे, एक ही जैसा काम कर रहे और तब भी अगर इक्वल पेमेंट नहीं मिल रहा, तो ऐसे टाइम पर जो स्टेट रहेगा वो ध्यान रखेगा कि उन दोनों को इक्वल पेमेंट मिले, ठीक है, मैन एंड वुमेन्स को। तो ये यहाँ पर ये अपना आर्टिकल 39 का डी ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका 9th वाला जो राइट, अगर आप देखोगे 9th जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है वो है आर्टिकल 39 का ई, ठीक है, मतलब इसी का आगे वाला देखोगे डी के बाद जो ई वाला क्लॉज है वो क्या कहता है, देखो द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन वर्केट आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट दे आर नॉट फोर्सेड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर अवोकेशन अनसूटेड टू देयर स्टैंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो ये भी ध्यान रखेगा, इंश्योर करेगा कि जो औरत है, अब मान लो कोई औरत है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड ऐसे टाइम पर उसको मजदूरी के लिए काम करने आना पड़ रहा है, हो सकता है मान लो जो एक एग्रीमेंट मान लो किसी कंस्ट्रक्शन वाले से बना दिया और ज़बरदस्ती वहाँ पर उसे काम करने जाना पड़ रहा है, या फिर वो फोर्सेड लेबर है, या फिर हो सकता है वो औरत जो है वो बीमार है, या फिर वो काम नहीं कर सकती, पर्टिकुलरली जो भी काम वहाँ पर दिया जा रहा है वो एक औरत लायक नहीं है, वो आदमियों के लिए है, ठीक है, वो काम। तो ऐसे टाइम पर जो स्टेट है वो ये इंश्योर करेगी कि जो भी इन्हें काम दिया जा रहा है, चाहे वो फोर्स से दिया जा रहा हो या फिर इनकी मजबूरी हो, गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगी कि उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के हिसाब से ही रहे, कि मतलब ऐसा ना हो कि वो इतना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हो औरतों के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों का भी जो स्टेट रहेगा वो ध्यान रखेगा, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें स्टेट करेगा कि मतलब गवर्नमेंट देखेगी, ध्यान रखेगी कि औरतों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है काम करने में, ठीक है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें वो देखेगा, उनको रिलीफ्स देगा कि हाँ भाई औरतों को सिर्फ तुम इतना ही घंटा काम करवा सकते हो, जैसे रहता है ना किसी किसी जगह पे कि 12-12 घंटे काम करवाते हैं औरतों को भी, ठीक है, तो वो नहीं आप करवा सकते, आप आधी घंटा आपको काम करवाने को रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का जो ई है ये भी औरतों को ही मदद करता है, हेल्प करता है कि वो ज़्यादा, अगर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है जो उनसे नहीं हो सकता है, तो ऐसे टाइम पर जो स्टेट है उनकी मदद करेगा। उसके वैसे तो ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में लिखी है, असली में तो होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं, बट मतलब कह सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे राइट आपको प्रोवाइड करता है, एंड अगर आप लीगल फॉर्म से चलोगे तो आपको ये सारे राइट्स मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो आर्टिकल 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 कहता है ये कि द स्टेट शॉल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ्स, ठीक है। मतलब आर्टिकल 42 ये कहता है कि अगर मान लो आप, जैसे अब कोई औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, मैटरनिटी मतलब वही कि अब मान लो प्रेग्नेंट है, ठीक है, माँ बनने वाली है औरत, तो ऐसे टाइम पर जो स्टेट रहेगा वो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। हो सकता है मान लो बोल देगा कि आप उनसे हाई लेबर वाला काम नहीं करवा सकते, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करवा सकते, काम करवाना ही मान लो वो औरत की मजबूरी है, काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर जिस भी वो कंपनी में काम कर रही है तो उस कंपनी वाले की जिम्मेदारी बनती है कि मतलब वो जो है उससे कम लेबरिंग करवाए, ठीक है, थोड़ा कम काम करवाए, जैसे मान लो खाली बैठ के कोई छोटा मोटा काम रहेगा या फिर थोड़ा बहुत हल्का काम रहेगा वो सारी चीज़ें करवाए, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी चला सके। हो सकता है मान लो अकेली कमाने वाली हो या फिर जो भी हो कंडीशन हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम हो, वो अपने प्रॉब्लम को भी फेस कर सके एंड अपने बच्चे को भी पाल सके, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को, स्टेट को ये भी देखना है कि ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं ताकि वो इन ऐसे औरतों को बचा सके, सिक्योर कर सके, ठीक है, जो कि अभी मैटरनिटी में है या फिर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को, ठीक है, ताकि उनको वर्क में हेल्प मिल सके, रिलीफ मिल सके।
उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका है आर्टिकल 51 का ए ई, ठीक है, मतलब आर्टिकल 51 ए जो है उसका ई वाला जो क्लॉज है वो क्या कहता है, देखो ये आर्टिकल 51 ए जो है ये टोटली मतलब कह सकते हो ये मतलब ये अलग से कह सकते हो इसका ये मतलब बाद में देखो आर्टिकल 51 ए मतलब क्या, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसके अंदर पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पहले से नहीं थे। लेकिन आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर ये मतलब एक मतलब पूरा देश जो है मतलब 1971 में हमारा जो देश है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया गया था, ठीक है, इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया था। तो उस टाइम पर देखोगे तो हमारे देश के अंदर मतलब जब इमरजेंसी का माहौल चल रहा था, जब इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पूरा गवर्नमेंट जो था उसके हाथ में सारी चीज़ें हो गई थी। तो उसी टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारे छेड़छाड़ किए एंड साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक पार्ट डाल दिया आर्टिकल 51 ए, ठीक है, मतलब आर्टिकल 15(1) पहले था खाली, बट बाद में इसके अंदर एक आर्टिकल 51 ए डाल दिया जिसके अंदर टोटल कह सकते हो 10 क्लॉजेज है, 10 नहीं अब तो 11 क्लॉजेज है, जो कि मतलब आपको बताते हैं कि एज ए इंडियन सिटीजन आपके कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, मतलब देखो आपको फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, आपके क्या क्या है। जैसे आप मान लो आपको आपके राइट्स एज अ स्टूडेंट आपके राइट्स है कि भाई मेरे को जो है मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, मेरे को जो है मतलब एज अ मतलब स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड है एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, बट उसके साथ ही में आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी है कि आपको पढ़ाई करना है, ये सारी ड्यूटीज़ भी आपकी है। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 51 ए जो है उसको डाल दिया गया ड्यूटीज़ के नाम से, ठीक है, कि हाँ भाई हमारे इंडियन सिटीजन्स के लोगों की कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर्टिकल 51 ए जो है उसका जो ई वाला जो क्लॉज है वो क्या कहता है कि इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब हर एक देश के जो नागरिक है उनकी ये मतलब जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, यानी क्या कि हमें जो है औरतों की बेइज्जती या फिर कह सकते हो डिसऑनर उन्हें नहीं करना है, ठीक है, उन्हें हमें इज्जत देनी है, उन्हें इज्जत से उन्हें रखना है, उनकी जो डिग्निटी है उनका जो सम्मान है वो हमें करके रखना है, ठीक है। तो मतलब वही बोल दिया गया कि वुमेन्स की इज्जत करनी है हमें और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हर एक इंडियन सिटीजन का काम है कि भाई रहता है ना कि हमें ऑल इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर, तो वही काम करना है हमको, ठीक है। तो यही बोलता है आर्टिकल 51 ए का ई क्लॉज, ठीक है। तो ये मतलब ये भी कह सकते हो वुमेन्स के ही फेवर में, तो ये वुमेन्स को ही फायदा देता है भाई, हमारे साथ कोई भी मतलब कोई हमारी मतलब इज्जत ज़्यादा नहीं बर्बाद करेगा, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 51 ए का ई क्लॉज। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर 12वां जो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है वो है हमारा आर्टिकल 243 डी का थर्ड क्लॉज, ठीक है। मतलब ये कहता है क्या, देखो आर्टिकल 243 डी का थर्ड क्लॉज यही कहता है, मतलब जो हमने पहले देखा था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में कि मतलब कुछ सीटें जो रहेगी उनके लिए रिजर्व करके रखी जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी कि जो पंचायत होता है ना, गाँव के अंदर जो पंचायत होते हैं तो वहाँ पर वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए 1/3 सीटें, यानी टोटल जो सीट है उसको अगर हम 3 टुकड़ों में बांट दें तो उसकी जो एक सीट रहेगी 1/3 सीट वो जो है वो औरतों को मिल जाएगी, वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी, ठीक है। इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि उनके लिए ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी मतलब लड़ेंगे, बट वो जो सीटें रहेगी वो पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए ही रहेगी, औरतों के लिए रहेगी। ये मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो औरतों का ही होना चाहिए, ओके। तो मतलब ये बात है। उसके बाद देखो अगर नेक्स्ट आर्टिकल देखो तो है आर्टिकल 43 का डी का फोर्थ क्लॉज, ठीक है। ये क्या कहता है, ये बात करता है कि देखो जो पंचायत है उसके अंदर जो चेयरपर्सन्स होते हैं उनके लिए भी कुछ नंबर्स जो है मतलब 1/3 जो नंबर है टोटल जितने भी चेयरपर्सन्स होते हैं पंचायत के अंदर, तो उसका जो 1/3 हिस्सा जो रहेगा मतलब 1/3 जो हिस्सा रहेगा, रुको देखो जो टोटल पंचायत है उसके अंदर जितने भी चेयरपर्सन होते हैं उसका जो 1/3 हिस्सा रहेगा वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करके हम रखेंगे, ठीक है। तो वही बात है, इसके अंदर भी रिजर्वेशन की बात की गई है कि मतलब पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर हम उनके लिए कुछ रिजर्वेशन करके रख रहे हैं। पंचायत के अंदर इलेक्शन वाले जो मतलब इलेक्शन के मामले में देखोगे तो 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व करके रखी जाएगी, और चेयरपर्सन जो रहते हैं ऑफिस के अंदर पंचायत के अंदर तो वहाँ पर भी 1/3 सीट जो रहेगी टोटल नंबर में से रिजर्व करके रखी जाएगी औरतों के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 243 टी जो है उसका जो थर्ड क्लॉज है वो ये कहता है कि जो म्यूनसिपैलिटी होती है, जो अर्बन एरियाज़ में, अब जैसे गाँव में पंचायत होता है तो शहर में म्यूनसिपैलिटी होती है, ठीक है, म्यूनसिपालिटी आपने सुना होगा। तो जो म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपैलिटी उसके अंदर भी 1/3 सीटें जो रहेगी टोटल जितनी भी सीटें हैं उसका जो 1/3 हिस्सा रहेगा वो वुमेन्स के लिए मतलब वही रिजर्व करके रखा जाएगा। उसके बाद देखो 15वां मतलब 15th जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और आखिरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको मिलते हैं वुमेन्स को जो मिलते हैं वो है आर्टिकल 243 टी का फोर्थ क्लॉज, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो जैसे अभी हमने ये वाला देखा
कि देखो सबसे पहले पंचायत के अंदर कुछ 1/3 सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन के लिए भी कुछ 1/3 सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी पंचायत के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी। वैसे ही जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी वुमेंस के लिए, ठीक है। वुमेंस के लिए कुछ सीटें चेयरपर्सन के लिए भी रिजर्व करके रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पर 1/3 का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे अपना नेशनल लेवल पर रहता है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे रहता है विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बताएगा कि भाई कितना जो है रिजर्व करके रखना है वुमेन्स के लिए, ओके। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हमें मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है वुमेन्स को, ठीक है। हमें मतलब मैं तो लड़का हूँ, लड़कियों को देता है, औरतों को देता है, वुमेन्स को देता है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता है ताकि वो भी जो है हर तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर सके और बचा सके एंड अपने आप को एम्पावर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप सोशल मतलब सोशली जो सोशल सेफगार्ड भी इन्हें मिलता है, इकोनॉमिक सेफगार्ड भी मिलता है, साथ में पॉलिटिकल सेफगार्ड भी मिलता है। तो सारे सेफगार्ड जो है इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखोगे तो काफ़ी सारे इन्हें लीगल राइट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लॉस इनके लिए बनाए गए हैं ताकि इनको मतलब अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सके, ठीक है, इनके लिए, ठीक है। काफ़ी सारे लॉस बनाए गए हैं। तो लीगल राइट्स आर दोज विच आर प्रोवाइडेड इन वेरियस लॉ और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी क्या, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है या फिर जो अपना पार्लियामेंट है जो नेशनल लेवल पे है, वहाँ पर जो भी बेसिकली देखो जैसे पार्लियामेंट हो गया तो वो नेशनल लेवल पे हो गया। पार्लियामेंट के 2-3 हिस्से होते हैं, एक होता है देखो लोकसभा, एक राज्यसभा और अपना जो गौर मतलब बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है वो होते हैं। 3 मतलब पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अपना लेजिस्लेचर काउंसिल, एक होता है लेजिस्लेचर असेंबली एंड होता है अपना गवर्नर, ठीक है। तो वैसे ही मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर देखो तो दोनों के दोनों लॉस बनाते रहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे लॉस बनाते हैं एंड पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे लॉस बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी इन लोग लॉ बनाते हैं, जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, वो सारे जो लॉज होते हैं वही अगर कुछ राइट्स अगर आपको प्रोवाइड करते हैं तो उन्हीं को हम लीगल राइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो लॉ है जो कि आपको एक कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ठीक है। ये मतलब वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि देखो अब औरतें वर्क प्लेस पे जाती है मतलब काम करने जाती है तो वहाँ पर कई बार होता है उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है, ठीक है। रहता है ना पीछे से लोग कमेंट मारते आ रहे इधर देख दिख रहा है, ठीक है, ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट मार देते हैं तेरा मतलब कपड़े दिख रहे हैं या फिर और भी ऐसी उल्टी चीज़ें, या फिर टोक देना या फिर कहीं पे टच कर देना, ठीक है। ऐसे पीछे लड़की जा रही है पीछे से टच कर दिया उसको, ठीक है। तो ये सारे मतलब हैरेसमेंट के अंदर ही आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर। अगर आप उसको कुछ गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आता है। तो वर्क प्लेस में से काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो उससे रिलेटेड ही ये लॉ बनाया गया है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। एंड क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें की वजह से औरतें बच रही है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि इनको एक कुछ राइट्स मिल रहा है, हक मिल रहा है कि वो आराम से अपने वर्क प्लेस पे काम कर सकते हैं। उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को सज़ा मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वॉज एनेक्टेड to ensure safe working place for women and to build enabling working environment that respect women's right to equality of status and opportunity. An effective implementation of act will contribute to the realization of their right to gender equality, life, liberty, equality in working condition everywhere. The sense of security at a working place will improve women's participation in work, resulting in their economic empowerment and inclusive growth. मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो अगर जगह जहाँ पर भी वो लड़की काम कर रही है अगर वो जगह पे वो सेफ़ फील करती है, वहाँ पर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है, कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा है, सब भाई जिसे मतलब कह सकते हो कि उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोग मेरे को छेड़ रहे हैं या फिर इन लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये मेरे को टॉर्चर कर रहा है, ऐसे कुछ भी चीज़ें उससे नहीं लग रही है। तो ऐसे टाइम पर वो लड़की अच्छी तरीके से काम करेगी, फिर बाकी लोग भी उसी की तरह देख के वो भी काम करेंगे एंड इस तरीके से जो औरतें होंगी वो मतलब कह सकते हो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएगी। क्योंकि देखो होता क्या है, अब जैसे ये कोई मैरिड कपल है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है एंड ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है। अब होता क्या है, देखो दोनों शादी कर लेते हैं। लड़का जो रहता है वो तो कमा रहा था, उसके पास पैसे रहते, चलो भाई मैं कमा रहा हूँ। लड़की जो रहती है वो कमा नहीं रही रहती है, ठीक है। तो उसके पास इनकम का सोर्स नहीं रहता। अब होता क्या है, कोई भी झगड़ा होता है तो लड़का धमकी दे देता है, मतलब दे सकता है कि हाँ भाई तेरे को छोड़ दूंगा ज़्यादा करेगी तो, ठीक है, जाके तेरे को मायके में छोड़ दूंगा ज़्यादा करेगी नाटक तो ऐसे टाइम पर मतलब लड़का जो रहेगा उसके पास पावर, इकोनॉमिक पावर है कि हाँ भाई मेरे पास ही सारा पैसा है, तो ज़्यादा नाटक करेगी तो तेरे को निकाल दूंगा, तू क्या कर लेगी फिर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो भी वायलेंस होते हैं उनके खिलाफ में उन्हें सहन
रहना पड़ता है। बट अगर वही मान लो ये लड़की भी कमा रही है, ये भी 1.5 लाख रुपये महीना कमा रही है, 2 लाख रुपये महीना कमा रही है, और अगर तब ये इसका पति जो है इसको मारता है तो ये बोल देगी जा डिवोर्स, मैं जा रही हूँ, अकेले ही रह लूँगी, ठीक है, मैं उतना कमा रही हूँ कि मैं संभाल लूँगी अपने आप को। तो इसीलिए एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ताकि वो अपने आप की जो भी उसके खिलाफ में वायलेंसेस हो रही है या फिर जो भी उसके खिलाफ में जो भी चीज़ें हो रही है उसको झेल सके, ठीक है, अगर इकोनॉमिक उसकी कंडीशन अच्छी रहती है तब, ठीक है, वही बोला है। एंड यहाँ पर देखो अगर इस लॉ को आप ध्यान से समझो, दिया वैसे तो उतना अच्छे से डीप में बताया नहीं गया है एक्ट, इस लॉ के एक्ट के बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 कहता क्या है कि देखो आप किसी भी औरत को वर्क प्लेस पे हैरेस नहीं कर सकते, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, सीधी सीधे बोला गया है कि क्या क्या चीज़ें ऑफेंस माना जाएगा, जैसे कि आप लड़की को उल्टी मतलब रहता है ना कमेंट मारना, या फिर कुछ लिविट मतलब गंदी गंदी बातें बोलना, या फिर कुछ इशारे करना, गंदे गंदे इशारे करना, ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर है। हो सकता है आपने टच भी नहीं किया उस लड़की को, बट आप सिर्फ उसे गाली दे दोगे तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है, या फिर आप उसको कहीं पे छू देते हो, टच कर देते हो, दुपट्टा खींच देते हो, या फिर उल्टी सीधी चीज़ें टच करना, ज़बरदस्ती करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें करते पाए गए तो एंड आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। एंड देखो हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये भी कहता है कि देखो हर एक जो कंपनी, अब मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलरली एक कमीशन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलरली एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि जो है इसी पर्टिकुलर काम करेगा कि कंपनी के अंदर कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वहाँ पर जाकर रिपोर्ट किया जाएगा, एंड जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, भाई क्या हुआ है क्या हुआ है, और जो होगा फिर आगे जाकर उस मतलब डिसीजन लिया जाएगा इस आदमी के साथ क्या करना है, इसको जेल में डालना है या फिर क्या करना है, ठीक है। तो हर एक कंपनी के अंदर मतलब लॉ है कि हर एक जो कंपनी रहेगी वो अपने मतलब बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जा रही है कि हर एक कंपनी के अंदर जो है मतलब खास करके सरकारी कंपनी के अंदर कि जो है यहाँ पर कमेटी आप बनाओगे जो है उसका वही काम रहेगा कि मतलब देखना कि भाई साल भर में महीने भर में जो है कितना मतलब हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं एंड उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब टाइम लिमिट रहता है कि 3 महीने के अंदर सॉल्व कर देना है केस को, एंड टाइम लिमिट ये भी रहता है कि अगर मान लो ये लड़की है इसके साथ हैरेसमेंट हुआ है तो ये जो है 3 महीने के अंदर अंदर जाकर मतलब दे सकती है। मान लो आज हैरेसमेंट हुआ तो 2 महीने बाद भी जाकर रिपोर्ट दे सकती है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहता है, ठीक है, तो ये बात है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, मे बी आपको ये समझ आ गया होगा, फर्स्ट लीगल इस ये एक्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी इनको राइट प्रोवाइड करता है कि आराम से अपनी जॉब को कर सकते हैं, इनको जो है गवर्नमेंट जो है लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद देखो आगे क्या है, नेक्स्ट इसका लॉ एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। अब देखो हमारा जो इंडिया है यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो भी खास करके विलेज एरिया में, ठीक है। आप रूरल एरिया में ज़्यादातर देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस को, शहरी इलाके में उतना नहीं होता है, आज के टाइम पे तो बहुत ही कम हो चुका है। कुछ लोग होते हैं जो कर भी देते थोड़ा बहुत, वही थप्पड़ मार देना, वो सारी चीज़ें कर देना, मतलब कह सकते हो शहर में उतना नहीं होता, गांव में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बहुत हाई लेवल तक भी पहुंच जाता है कि इतना मारा जाता है कि औरत जो रहती है मतलब हाथ पैर टूट जाता है, इतना मार देते हैं, ठीक है। तो इससे भी बचाने के लिए औरत को मतलब कि ये राइट दे दिया गया कि आपके साथ आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पीटना ही होता है, वायलेंस जो है वो इस बात पर भी हो सकता है, मान लो इमोशनली आपको मतलब डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है मतलब जैसे मान लो कोई औरत है उसको बोला जा रहा है देख तेरा मतलब जो पिता था वो कैसा था, दहेज भी नहीं दिए, ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, या फिर उसको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, रोज़ उसको मान लो परेशान किया जा रहा है, उसकी ननद उसको परेशान कर रही है, उसके साथ उसको परेशान कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आता है, ठीक है, खाली पीटना वायलेंस के अंदर नहीं आता है। तो कोई भी अगर किसी भी प्रकार का वायलेंस अगर घर वाले करते हैं, डोमेस्टिक वाले जो मतलब घर के अंदर जो लोग हैं, अगर वो कोई भी प्रकार का वायलेंस करते हैं तो ऐसे टाइम पर इस लॉ ये जो एक्ट है इसका उल्लंघन होगा, एंड देन उस पर्सन को उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, भाई तुमने क्यों मारा इसको, ठीक है, पीटा इसे क्यों, या फिर क्यों ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। आपने फिल्म भी देखी हुई थप्पड़ फिल्म, ठीक है, उसका एक थप्पड़ मार देता है उसका पति, तो जिसके बाद वो बोलती है डिवोर्स सीधा, मेरे को नहीं चाहिए आदमी, ठीक है, मतलब थप्पड़ मार दिया मेरे को, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस ही हो ना, इसलिए। तो ये जो एक्ट है ये औरतों को प्रोटेक्ट करता है कि आपके साथ कोई भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा, अगर करता है तो उसे हम सजा देंगे, ठीक है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज़ अ comprehensive legislation to protect women in India from all form of domestic violence, ठीक है। It also cover women who have been are in a relationship with the abuser and are subjected to violence of any kind, मतलब फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, वर्बल, इमोशनल। मान लो आपका जो मान लो इसका जो हस्बैंड है उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब करता है सेक्सुअली, तो ऐसे टाइम पर उसके लिए भी वो कर सकती है, उसके ऊपर केस कर सकती है। फिजिकली मार रहा है तो उसके लिए भी, मेंटली, वर्बली, इमोशनली किसी भी प्रकार का अगर वायलेंस उसके साथ किया जा रहा है तो ऐसे टाइम पर वो जो औरत है उस पर्सन के खिलाफ में केस कर सकती है एंड अपने आप को बचा सकती है, ठीक है। तो ये इसको राइट प्रोवाइड किया गया है लॉ के द्वारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है
प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो ये एक्ट कहता है कि मतलब देखो होता क्या है, यहाँ पे समझो कि देखो आपने सुना होगा कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो काफ़ी सारे मतलब लोग रहते हैं जो चेक करवाते हैं, जान मतलब डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं कि बताओ पेट में जो बच्चा है वो लड़का है लड़की। आपने मतलब सीरियल में देखा होगा, मम्मी जो सीरियल देखती रहती होगी पहले के टाइम पे, तो आपने देखा होगा कि हाँ भाई जो रहते हैं मतलब घर वाले जो रहते हैं वो पता करते हैं कि अगर लड़की रहती है तो बोलते हैं कि पेटी में मार दो लड़की को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो एक्ट है ये यही कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नहीं करवा सकते, खास करके इसलिए कि भाई मेरे को ये बताओ कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। अगर आप ये करवाने के लिए करते हो, कोई भी अगर डॉक्टर को आप बोलते हो बताओ मेरा लड़का है या लड़की, एंड वो डॉक्टर बता देता तो उस डॉक्टर को तो सज़ा मिलेगी ही एंड आपको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहता है। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, यानी वही कि आप मतलब बच्चा लड़का है लड़की ये सब चीज़ें पता नहीं कर सकते, ओके। तो प्रोवाइड डैट फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, यानी कि जो जेंडर सिलेक्शन कि भाई मेरे को लड़का चाहिए, अगर लड़की हुई तो मार देते हैं इसको पेटी के अंदर, ठीक है। इन्फैन रहता है ना, मतलब पेटी के अंदर मार देते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ prenatal diagnostic technique for the purpose of detecting genetic abnormalities or metabolic disorder or chromosomal abnormalities or certain congenital malformation, रुको यहाँ पे लिखा गया दिख ही नहीं रहा है, congenital malformation or sex linked disorder or for the prevention of their misuse of sex determination leading to female foeticide। फीमेल फोर्टिसीड वही मतलब बच्चा गिरा देना, बच्चा मार देना, ठीक है, फीमेल, और वो भी फीमेल वाला, ठीक है। देखो फोर्टिसीड मतलब कि मतलब मार देना, पेटी के अंदर जो बच्चा रहता है, जो ये अभी छोटा सा कीड़ा जैसा दिख रहा है इसको फोर्टिसीड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये फीमेल है तो फीमेल फोर्टिसीड, तो फीमेल फोर्टिसीड को मतलब पेटी में बच्चे को मार देना, लड़की को मार देना पेटी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करती है फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हो तो आपको जो है इस लॉ के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें बोली गई कि अगर मान लो आपका बच्चा जो है वो एब नॉर्मल है, ठीक है, हो सकता है मान लो वो ट्रांसजेंडर है, तो वो सारी चीज़ें आपको अगर मालूम पड़ जाती है तो हो सकता है आप बोल दो बच्चे को मार दो पेटी के अंदर, ठीक है। या फिर बच्चे के अंदर कोई बीमारी है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, हो सकता है मान लो एक हाथ नहीं है, बहरा है, या फिर ऐसे और भी रहते हैं ना प्रॉब्लम्स रहती है, एंड वो जानने के बाद आप ये सोचते हो कि चलो मैं इस बच्चे को मार देती हूँ, इसको पाल के क्या करूँगी, तो ऐसे टाइम पर आपके ऊपर केस मतलब ये लॉ तोड़ने का आरोप आएगा कि हाँ भाई आपने एक गलत काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर खास करके ये उसके लिए रहता है क्योंकि देखो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपने बच्चे को इसलिए मार देते हैं, मतलब अभी तो टाइम पे नहीं होता है ज़्यादातर, फिर भी कुछ जगह पे हो जाता है कि इसलिए मार देते हैं कि भाई लड़का है, मतलब लड़का नहीं है लड़की है ये, इसलिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बता देते हैं पैसे के लिए कि हाँ भाई आपके पेट में जो है वो लड़की है, एंड उसके बाद जो पेरेंट्स रहते हैं, खास करके औरत तो नहीं बोलती है लेकिन ज़्यादातर जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को पेटी में मार दो, वापस से 9 महीने बाद दूसरा बच्चा हो ही जाएगा, वैसे भी क्या टेंशन है। तो वही हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये इसलिए ये लॉ बनाया गया ताकि लोग जो है ये सारी चीज़ें ना करें, डायग्नोसिस चेकिंग ना करवाए कि लड़का है कि लड़की है, एंड लड़कियों को ना मारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 क्या है, तो देखो मतलब समझो क्या होता है। देखो अब जैसे अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूलेड कास्ट है, ठीक है, तो वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्यों, क्योंकि उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है आर्टिकल 400 मतलब 421 जो है वो मतलब आर्टिकल, मतलब बेसिकली देखोगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रॉपरली उसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है उस पर्टिकुलर कमीशन के लिए, ठीक है। बट अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो है ये इनके लिए कोई भी पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसके लिए जब गवर्नमेंट जो है कोई एक्ट बना देती है, कोई लॉ बना देती है किसी भी एक कमीशन को बनाने के लिए, तो उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। मतलब जैसे ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं से बोला जाएगा, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाएगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए बोला जा रहा है इसे क्योंकि ये जो कमीशन है वो एक लॉ के द्वारा बनी है, जैसे आरबीआई तो वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आरबीआई एक्ट बनाया गया जिसके बाद वो आरबीआई अपना एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन्स है वो बना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 से, ठीक है। तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी अपना, तो यही लिखा है कि प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, की वुमेन्स को जो नेशनल कमीशन है वुमेन्स का उसको बनाने के लिए एक्ट बनाया गया है ताकि हम ये स्टडी कर सके, मॉनिटर कर सके ऑल मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स एंड सेफगार्ड फॉर वुमेन, जो भी हम उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करें उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसे बाकी कमीशंस काम करते हैं वैसे ये भी, ठीक है। जो मतलब वो सारे काम करते हैं वैसे ही इनके पास भी वही सारे काम करते हैं कि भाई देखते रहना कि इनको सारे राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं, इनके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, मान लो कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ऐसे टाइम पर ये इन्हें बचाने चाहिए औरतों को, ठीक है। ये लोगो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का, ओके। तो ये आपको समझ आ गया होगा।
उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लॉ बनाया गया है वो है कमीशन फॉर सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखो पहले के टाइम पे होता क्या था कि लोग जो होते थे वो होता क्या था कि अगर मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड मतलब ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है। तो होता क्या था कि अगर मान लो पति मर जाता था तो पत्नी जो रहती थी वो भी उसके साथ ही मर जाती थी, मतलब खुद से मर्जी से नहीं मरती थी। जो गांव के लोग होते थे वो उसको ज़बरदस्ती या फिर बोलते थे कि अब तू भी इसके साथ ही चली जा, ठीक है, तो इधर रह के क्या करेगी, जब पति चला गया तो तू क्या रह के करेगी। तो पति तो मरता ही था, मतलब पति तो मर ही गया है, उसको जलाते थे, साथ में जिंदा जो पत्नी रहती थी उसको उसके साथ में जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो सती रहती थी वो मरने मतलब यमराज के पास चली गई ये अपने पति को लाने के लिए, तो वही प्रथा हो जाती थी कि लोग जो रहते थे इसको भी सती बना देते थे कि जाओ भाई तुम भी मर जाओ और जाओ अपने पति को लेके आओ, ठीक है। तो यही काम हो जाता था, जिसकी वजह से औरतों को मतलब जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था कि भाई तुम्हारा पति मर गया, जाओ तुम भी उसके साथ जाओ नरक या फिर स्वर्ग जो भी है। ओके, तो इसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि सती प्रथा को अब बंद किया जाए, इसको प्रोहिबिट किया जाए, तो इसके लिए कमीशन को बनाया गया ये एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो प्रोवाइड फॉर द मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑन वुमेन, ठीक है, ताकि औरतों को बचाया जा सके। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो यहाँ पर लीगल राइट है वो है मतलब अपना जो एक्ट है वो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्ट आपको कहता है कि देखो अगर मान लो आप कोई भी मतलब ये खास करके मतलब बैकवर्ड के लिए बोलता है कि मतलब अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर पर्सन हो एंड आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया या फिर आप किसी के खिलाफ में केस करना चाहते हो, मान लो ये कोई पर्सन है जिसके खिलाफ में आप केस करना चाहते हो, बट आप इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड हो, सोशली काफ़ी बैकवर्ड हो, मतलब आपके पास उतनी मतलब कह सकते हैं आपकी उतनी मतलब क्षमता नहीं है कि आप जाकर कि उस आदमी के ऊपर केस कर सको, आप उतना खर्चा नहीं उठा सकते हर चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ये प्रोवाइड आपको करता है कि आप लीगल सर्विस जो है उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो अगर आप जो है बेसिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हो, ठीक है, मतलब बैकवर्ड हो आप, या फिर आप वुमन हो, औरतों के लिए भी है कि अगर मान लो कोई औरत है या फिर कोई बच्चा है वो किसी के ऊपर केस करना चाहता है, औरत है वो किसी के ऊपर केस करना चाहती है, तो ऐसे टाइम पर उसको मतलब कोई भी जो चार्जेस रहते हैं, जो भी लीगल चार्जेस होते हैं वो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में अपना जो भी लीगल सर्विसेज है वो ले सकती है। एंड किसी भी पर्सन के ऊपर केस करना है या फिर केस लड़ना है, मान लो उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया तो जो भी खर्चा रहेगा वो फ्री में उसका हो जाएगा, ठीक है, उसको खर्चा कर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हेल्प कर देता है उनको, ये प्रोवाइड कर देता है, भाई आराम से जाओ तुम, फ्री लीगल सर्विसेज तुमको मिलेगी, ठीक है। वही लिखा है कि प्रोवाइड दैट टू फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडियन वुमेन एवरी पर्सन इंक्लूडिंग वुमेन हु हैज़ टू बी फाइल और डिफेंड अ केस, मतलब फाइल के मतलब हम किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं, और डिफेंड मतलब कि हमारे पर किसी ने केस कर दिया तो हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, तो केस शॉल बी एंटाइटल्ड टू लीगल सर्विस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो भी लीगल सर्विसेज रहेंगी वहाँ पर आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे लिखा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये क्या कहता है कि देखो काफ़ी सारे से मैगजीन्स होती है या फिर काफ़ी सारे से पोस्टर्स होते हैं जिसमें जो औरतों की जो इमेजेस होती है, मतलब जो फोटो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो ख़राब दिखाई जाती है या फिर सेक्सुअली मतलब ऐसे इमेजेस दिखाई जाती है, ठीक है, जिसमें लड़की ने कपड़े बहुत कम पहने या फिर पहने भी है तो मतलब एकदम ऐसे दिखे जिसमें एक्सपोज किए जा सके, ऐसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, एक्सपोजर वाले कपड़े पहने हैं, ठीक है, जिसमें पूरा उसका शरीर दिख रहा है। तो ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वुमेन्स का वो प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और ख़ास करके उस औरत के बिना परमिशन, मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसने मान लो कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है जिस अपना सेल्फी खींच रही थी, या फिर कोई फिल्म स्टार है मान लो एंड वो अपना कुछ भी ऐसे शूट वूट करवा रही थी एंड उसका जो इमेज है उसने आपने बिना उसकी परमिशन के डाल दिया ऐसे, तो ऐसे टाइम पर आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इनडिसेंट का मतलब होता है कि मतलब खराब रिप्रेजेंटेशन, मतलब गंदा, वो सारी चीज़ें, गंदी रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे सकते हो वुमेन्स की, ठीक है। तो वही लिखा है देखो कि प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा औरतों को जो है बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनाकर या फिर ऐसी चीज़ें की जाती है, और इन पब्लिकेशन रीडिंग पेंटिंग फिगर और इन एनी अदर मैनर, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ख़राब रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते औरतों की। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आप प्रोवाइड करता है भाई कि औरतों की भी सम्मान होगी। फिर औरतें अगर मान लो उधर बन भी रहा है, अगर मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट में इमेज भी आ रही है तो एकदम ख़राब इमेज नहीं आएगी, एकदम मतलब लगेगा भाई औरत लोग तो ऐसी होती है, देखो कितनी घटिया इमेज है औरतों की, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब घटिया मतलब ये नहीं कि चेहरा घटिया दिख रहा है, मतलब घटिया मतलब कि कह सकते हो, मतलब एक सेंस समझो आप लोग, मैं भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, कि मतलब किस प्रकार से घटिया मैं बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से, ठीक है।
ना उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। अब ये प्रोवाइड जो है, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है मुस्लिम वुमेन्स को खाली, मतलब ये बाकी हिंदू वुमेन है या फिर और कोई है तो उनको ये एक्ट नहीं हेल्प करता है, ये मुस्लिम वुमेन्स को खास करके हेल्प करता है। होता है क्या देखो कि अब मुस्लिमों में होता क्या है कि मतलब अब मान लो कोई शादी हो गई एंड उसके बाद उस पर्सन ने तलाक दे दिया, ठीक है, मतलब वो जो आदमी था उसने अपनी औरत को तलाक दे दिया या फिर औरत ने तलाक दे दिया उसको, कोई भी हो सकता है रीज़न, हो सकता है आदमी ने दे दिया या फिर औरत ने दे दिया। तलाक देने के बाद अब ये जो औरत है वो क्या करेगी, हो सकता है मान लो इसके पति ने इसको तलाक दे दिया, बोला तलाक तलाक तलाक, ठीक है, वैसे तो अब 3 तलाक खत्म हो चुके हैं, तो मान लो कैसे भी तलाक दे दिया, तो ऐसे टाइम पर ये जो औरत रहेगी अब ये कैसे अपना दिन चलाएगी, मतलब कैसे अपनी लाइवलीहुड जिएगी, मतलब क्योंकि ये काम वाम तो करती नहीं है, ठीक है, और ख़ास करके मतलब उतना कमाती भी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी भी चले, हो सकता है इसके बच्चे भी हो। तो ऐसे टाइम पर ये जो मतलब बेसिकली, क्योंकि आपको नियम तो मालूम ही होगा अभी के टाइम पे कि जो पर्सन रहेगा, जो भी आदमी रहेगा, वो उसको हर महीने मेंटेनेंस देते रहेगा अगर डिवोर्स होने के बाद, ठीक है, मतलब डिवोर्स अगर मान लो किसी औरत को कर दे देता है तो ऐसे टाइम पर हर महीने उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना रहेगा, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। तो वही यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिम वुमेन्स जो रहेंगी उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर मान लो उनका डिवोर्स हो जाता है तो उसके खिलाफ ये राइट कुछ प्रोवाइड करता है ये एक्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन डिवोर्सेड बाय और हैव ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है, कि मतलब हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया या फिर हस्बैंड ने डिवोर्स उनको दे दिया तो उसके बाद उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड होंगे, जैसे कि उनको मेंटेनेंस मिलते रहेंगे या फिर और भी ऐसे काफ़ी सारे हेल्प मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है फैमिली कोड एक्ट 1984, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो फैमिली कोड एक्ट 1984 क्या कहता है। फैमिली कोड एक्ट मतलब ये नहीं कि आपके पास हक है कि भाई आप अपने घर में ही कोड बना लो। फैमिली कोड एक्ट ये कहता है, जैसे आपने सुना होगा क्रिमिनल कोड्स होते हैं, ठीक है, सिविल कोड्स होते हैं, क्रिमिनल कोड्स आपने ऐसे स्पेशल कोड्स नाम सुने होंगे अलग अलग, वैसे ही फैमिली कोड होता है। फैमिली कोड के अंदर सारे वही सारे केसेस जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, मतलब कह सकते हो घर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लो भाई ने भाई को पीट दिया, ठीक है, या फिर भाई ने भाई के ऊपर केस कर दिया, या फिर मतलब परिवार का ही कोई मैटर रहता है तो वो जो मैटर्स रहते हैं, वो सारे जो केसेस रहते हैं वो फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती है फैमिली कोर्ट के अंदर, अब जैसे क्योंकि ज़्यादातर जो औरतें हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम्स होती है, उनको ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है फैमिली के अंदर, तो डायरेक्टली जा सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर एंड अपना केस लड़ सकते हैं। देखो भैया ये जो फैमिली मेम्बर है मेरा, इसने मेरे साथ ये अब्यूज़ किया, इसने मतलब मेरे से हैरेसमेंट किया या फिर जो भी किया मेरे साथ, ठीक है। तो प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फैमिली कोड, जो कि फैमिली कोड एक्ट 1984 से बनाया गया था, जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए है, ठीक है। मतलब फैमिली कोड से मतलब फैमिली जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो यही संभालता है फैमिली कोड, ठीक है। उसके बाद देखो 10वां जो लीगल राइट है वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि भाई लड़का लड़की दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगा अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तब, ठीक है, जैसे मैंने बताया वही वाला कि प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू बोथ मेन एंड वुमेन वर्कर फॉर सेम वर्क और फॉर सिमिलर नेचर। इट ऑल्सो प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, वही सारी चीज़ें कि भाई आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सेक्स अगेंस्ट वुमेन इन रिक्वायरमेंट एंड सर्विस कंडीशन, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया कि आप किसी को भी काम लेते टाइम पर या फिर काम करवाते टाइम पर आप भेदभाव नहीं करोगे, औरत है कि आदमी है, मतलब मेल फीमेल में आप भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, दोनों को इक्वल पेमेंट दोगे आप। तो ये यहाँ पर ये एक्ट बोलता है, तो ये भी उनको प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है भाई इक्वल पेमेंट मिलेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1972, ठीक है। अब ये देखो है क्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1972 होता क्या है। कोड ऑफ क्रिमिनल मतलब बेसिकली देखो अब मान लो आप कोई पर्सन है उसने क्राइम कर दिया, ठीक है, एक पर्सन है जिसने एक आदमी का मर्डर कर दिया, ठीक है, एक आदमी का इसने मर्डर कर दिया, गोली से मारकर मार दिया इसे, ठीक है। तो ये जो आदमी है इसने गोली से मारा, ये आदमी मर गया, ओके। अब यहाँ पर एक ये टेररिस्ट है, ये है टेररिस्ट, इसने एक ट्रेन में बैठा, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है एंड ट्रेन में बैठकर ट्रेन को उड़ा दिया और बहुत सारे लोग एक ही बार में मर गए, ओके। अब दोनों जो पर्सन है, इसने भी मर्डर किया, इसने भी मर्डर किया, बट दोनों ने अलग अलग क्राइम किया, इसने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार दिया, इसने एक आदमी को मारा है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ने मर्डर कर दिया, दोनों ने कुछ कुछ क्राइम कर दिया है, तो अब क्या दोनों को हम किस प्रकार से सज़ा देंगे, मतलब दोनों को किस प्रकार से प्रोसीजर किस प्रकार का होगा दोनों को सज़ा देने का या फिर दोनों को अरेस्ट करने का, इसी को हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। मतलब बेसिकली कोड मतलब कि बेसिकली आप क्रिमिनल्स को किस प्रकार से सज़ा देने वाले हो, किस प्रकार से उन्हें अरेस्ट करोगे, क्या वारंट लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये टेररिस्ट ने इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया, तो पुलिस तुरंत इसको पकड़ेगी, इसको गोली से ही भून देगी, मालूम पड़ा उधर ही, ठीक है। वहीं पे इसको रहेगा तो इसको अरेस्ट करेगी पुलिस, पकड़ के लेके जाएगी जेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
तो इसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं। अब आपने सुना होगा देखो कि औरतों को शाम के वक्त नहीं जेल में डाला जाता है, ठीक है, मतलब रात हो गया, मान लो 6 बज गए हैं, 8 बज गए, तो नहीं डाला जाता है जेल के अंदर, उसके बाद अगले दिन डाला जाता है जेल के अंदर, ठीक है, ये नियम है। वैसे ही औरतों को जो है टॉर्चर भी आदमी नहीं कर सकता है, मतलब टॉर्चर तो वैसे वैसे तो मना रहता है, गवर्नमेंट मना करती है। जैसे अब मान लो और भी एग्जांपल है, जैसे कि औरत जो है अगर मान लो कोई लेडी है तो उसको कोई भी मेल अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको एक फीमेल जो पुलिस रहेगी वही अरेस्ट कर सकती है। अगर मेल पुलिस रहेगा तो वो अरेस्ट नहीं कर सकती एक औरत को, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर्स है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है, जो कि औरतों के लिए काफ़ी फेवर में रहते हैं, मतलब उनके फ़ायदे के लिए ही रहते हैं कि अब औरत है, मान लो रात को अरेस्ट कर ही नहीं सकता, तो रात भर अपने घर पर आराम रहेगी, ठीक है, अगले दिन अरेस्ट होगी। वहीं पे उन्हें उतना टॉर्चर भी नहीं किया जाता है औरतों को। साथ ही में ये भी होता है कि औरत लोग को जो है सिर्फ औरत लोग ही, मतलब पुलिस और जो लेडी पुलिस रहती है वो ही लेके जाती है, कोई भी मेल नहीं लेके जाता, तो वहाँ पे हैरेसमेंट का भी चांसेस नहीं रहती कि भाई पुलिस जो है हैरेस कर रही है लड़की को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि प्रोवाइड सर्टेन सेफगार्ड फॉर वुमेन सच एज ऑब्लिगेशन फॉर ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज वाइफ, अरेस्ट ऑफ वुमेन बाय लेडी पुलिस पर्सनल, ये सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसे अगर आप देखोगे तो आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते पेट के अंदर, ठीक है, मतलब अगर मान लो आपके पेट में बच्चा है, ठीक है, मतलब आपके नहीं, मतलब मान लो कोई लड़की है, औरत है, उसके पेट में अगर बच्चा है तो अपने बच्चे को पेट में नहीं मार सकती, ठीक है, ये इलीगल है मारना, अगर आप अपने बच्चे को मारते हो तो आपको सज़ा होगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक लीगल तरीका भी है अपने बच्चे को मतलब गिरा देना। तो अब जैसे मान लो कोई औरत है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी हो सकता है मान लो 18-19 साल की ही हो, एंड वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, एंड अब वो चाहती ही नहीं है कि, मतलब वो नहीं चाहती है कि मैं अभी माँ बन जाऊँ, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, तो ऐसे टाइम पर वो लीगल तरीके से भी, मतलब बेसिकली लीगल तरीके से वो अपना टर्मिनेशन करवा सकती है प्रेगनेंसी को। वैसे ही मान लो कोई लड़की है, उसका किसी ने रेप कर दिया है, और रेप होने के बाद मान लो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो थोड़ी एक रेपिस्ट का बच्चा लेकर घूमते फिरेगी, तो मतलब हो सकता है मान लो वो नहीं चाहती हो उस बच्चे को रखना, वो चाहती है कि मैं इसको, मतलब नहीं चाहिए मेरे को बच्चा, तो ऐसे टाइम पर वो लीगल तरीके से टर्मिनेट कर सकती है, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। तो इसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है कि आप लीगल तरीके से प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो, मतलब अपने पेट में जो बच्चा चल रहा है अबॉर्शन कर सकते हो, ठीक है, लीगल तरीके से। इलीगल तरीके से क्या कि भाई आपके पेट में बच्चा है, लड़की है, इसलिए आपने मार दिया, ठीक है। बट लीगल तरीके से भी होता है, वहाँ पर आपको डॉक्टर की कुछ रहता है कि मतलब अगर मान लो अगर कुछ अभी 20 ही हफ्ते हुए प्रेगनेंसी के एंड आप अबॉर्शन करवाना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आप डॉक्टर जो रहेगा, मतलब जो भी एक डॉक्टर रहेगा, उससे आपको कंसल्टेशन रहनी रहेगी, जिसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा है प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे, मतलब कुछ डॉक्टर रहेंगे जो रजिस्टर रहेंगे, उनसे आपको कंसल्टेशन लेनी होगी, उनका परमिशन आपको लेना होगा, जिसके बाद आप जो है अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल ग्राउंड, ठीक है, मतलब आप करवा सकते हो मतलब वही अपना बेसिकली बच्चा गिरा सकते हो, ठीक है। तो देखो मतलब ये जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये कहता है कि मतलब आप जो है किसी से भी डॉरी नहीं ले सकते, दहेज नहीं ले सकते हो, ठीक है, ना ही दहेज दे सकते हो, दहेज देना भी मतलब क्राइम है और दहेज लेना भी क्राइम है, ठीक है। तो आप नहीं ले सकते, प्रोहिबिटेड द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी और एट बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज फ्रॉम वुमेन, ठीक है, मतलब क्या कि शादी होने के बाद भी लोग दहेज ले लेते हैं या फिर शादी होने से पहले दहेज लेते हैं, तो कुछ भी आप दहेज ले ही नहीं सकते औरत लोग से, मतलब दहेज लेना लेन देन दहेज का जो है वो प्रोहिबिटेड है, मना है, बैन है। अगर आप पकड़ा जाते हो, पुलिस अगर पता चल जाता है पुलिस को कि हाँ भाई आप दहेज ले रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे, जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, सबको जेल में डाला जाएगा, ठीक है, जिन्होंने भी डिमांड की थी या फिर जो देने के लिए तैयार है वो सारे लोग, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मान लो कोई औरत है जो माँ बनने वाली है, ठीक है, प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अभी बच्चा है, तो ऐसे टाइम पर उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे रिलेटेड ये एक्ट बनाया गया है कि रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड प्रोवाइड फॉर मटर्निटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट्स, ठीक है, कि अगर मान लो कोई औरत है, वो माँ है, माँ बनने वाली है या फिर बन चुकी है, अभी 1-2 महीने पहले ही माँ बनी है, तो कुछ मतलब रिलीव्स मिलते हैं कि हाँ भाई आपको छुट्टी बहुत ज़्यादा मिलेगी, या फिर बहुत वर्किंग आवर बहुत कम हो जाएगा आपका, जो मतलब काम था आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का ही आपको काम दिया जाएगा, तो वो सारे रिलीफ्स आपको दिए जाएंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे इस एक्ट के द्वारा, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाल सको, ठीक है, एंड मतलब इकोनॉमिकली भी आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मतलब वुमेंस की हेल्प करने के लिए जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए, कि वो काम भी कर सके एंड अपने बच्चे को भी पाल सके, ठीक है। तो ये एक्ट है इसके। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट आगे है
यहाँ पर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये ट्रैफिक मतलब वो गाड़ी वाला ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, किडनैप जो करके लेके जाते हैं ना वो वाला, ठीक है। तो मतलब आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कोई औरत को उठा के लेके जाकर बेच दिए प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, वही धंधा करने के लिए, या फिर विदेश में जाकर बेच दिए, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये भी उनको लीगली राइट प्रोवाइड कर देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर भी यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इज़ द premier legislation for prevention of trafficking for commercial sexual exploitation. In other words, it prevent trafficking in women and girls for purpose of prostitution or as a ऑर्गेनाइजेड मीन ऑफ लिविंग, ठीक है। मतलब रहता है ना कि प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं कि लोग, फिर जो औरतें रहती है वहाँ पर फंस जाती है, फिर उन्हें वही करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, कमाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, तो इसके लिए लॉ बनाया गया है कि आपकी कोई भी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, आपको कोई भी ऐसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये कहता है कि जैसा रहता है ना, देखो मुस्लिम लोग में क्या होता है कि अगर मान लो कि बाप का जो है, मतलब जो फादर है उसका जो जायदाद रहता है, जो पूरी प्रॉपर्टी रहती है, उसमें मतलब लड़कियों का भी हिस्सा रहता है, ठीक है, उसमें भी लड़कियों का भी हिस्सा रहता है। बट हिंदुओं में देखोगे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़की जो रहती है, हम ये मानते हैं हिंदुओं में कि भाई लड़की तो दूसरे घर में जाएगी, वहाँ पे तो प्रॉपर्टी हिस्सा मिलेगा ही, तो फिर आप लड़के के हिस्सा अपने घर में हिस्सा लेके क्या करेगी, ठीक है। तो हिंदुओं में देखोगे तो बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो प्रॉपर्टी है और एक लड़का है और एक लड़की है, तो जो लड़का रहता है उसको सारी प्रॉपर्टी मिलती है और लड़की को कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, ठीक है। बट ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि नहीं, अब लड़कियों को भी बराबर हक मिलेगा, उनको भी प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, ठीक है। तो यही बोलता है कि रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन इन इनहेरिटेड पेरेंटल प्रॉपर्टी इक्वली विथ मैन। जितना आदमी को मिल रहा है उतना औरत को भी उतना ही प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये क्या कहता है, देखो ये कहता है, ये पहली बात तो इंट्रोड्यूस किया था मोनोगेमी को, ठीक है। मोनोगेमी का मतलब ये होता है कि आप जो है मान लो ये कोई पर्सन है, आदमी है, तो ये सिर्फ एक ही पर्सन को साथ शादी करेगा, ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ शादी नहीं करेगा, ठीक है। एंड अलाउड डिवोर्स ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड, और ये भी अलाउ करता है कि अगर मान लो आप दोनों को नहीं जमता है एक साथ, तो आप डिवोर्स भी कर सकते हो, ओके। मतलब नहीं जम रहा है तो डिवोर्स भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि डिवोर्स नहीं कर सकते, ओके। नॉर्मली हिंदुओं में जल्दी डिवोर्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है केस, तब जाके डिवोर्स होता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड इक्वल राइट टू इंडियन मैन एंड वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। एंड दोनों के पास ये हक होता है कि दोनों अगर मान लो शादी करना चाहते हैं शादी कर सकते हैं, दोनों चाहते हैं डिवोर्स करना तो डिवोर्स कर सकते हैं। लड़की चाहती है मेरे को डिवोर्स करना है तो वो कर सकती है, डिवोर्स दे सकती है, डिवोर्स, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट भी है, ये भी लड़कियों को पावर दे देता है, हाँ भाई अब कोई उनको ऐसा नहीं धमकी, मतलब वो भी चाहे तो डिवोर्स दे सकती है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है माइंस एक्ट 1952 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये क्या कहता है, देखो कि आप जो है मान लो कोई भी कंपनी है जहाँ पर माइनिंग का काम होता है, ठीक है, खुदाई का काम होता है, मान लो ये कोई केव है, कोई गुफा है जहाँ पर खुदाई का काम होता है, कोयला निकालते या फिर कोई भी मिनरल निकालते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कोई केमिकल बन रहा है, ऐसे खतरनाक काम हो रहे, तो ऐसी जगहों पे जो है एम्प्लॉयमेंट वुमेंस को नहीं करवाई जाएगी। एंड अगर करवाई जाती भी है तो एक पर्टिकुलरली आप रात शिफ्ट में, मतलब नाइट शिफ्ट में काम नहीं करवाओगे, 7 बजे से लेकर जो 6 बजे का टाइम रहता है ना, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह का 6, नाइट शिफ्ट, उस टाइम में तो आप बिल्कुल नहीं करवाओगे काम को, ताकि उनकी सेफ्टी और वेलफेयर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि माइंस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो ये कहता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो वुमेन्स रहेगी उनको नाइट शिफ्ट में नहीं रखना है, एंड साथ में ये भी कि उनका जो सेफ्टी है वो भी देखते रहना और वेलफेयर भी देखना है, उनके फ़ायदे भी देखने हैं, ठीक है। तो मतलब यही बात है, ओके। तो मतलब उनकी सेफ्टी देखनी है। उसके बाद 19 वाला उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो वो है मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्क प्लेस पे, एंड मिनिमम वेजेस मतलब जो भी दोनों का बराबर वेजेस ही दोनों को देने, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है आपको, तो वो बोला गया है। उसके बाद लास्ट और यहाँ पर अदर एक्ट्स के बारे में बताइए, ऐसे और भी अदर एक्ट्स है जो कि जो है वुमेंस को हेल्प करते हैं, उन्हें कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑब्लिगेशन एक्ट। वही कि अगर मान लो आपके खानदान में या फिर आपके पापा ने कोई कर्जा ले लिया है एंड वो नहीं भर पा रहे, तो आप बॉन्डेड लेबर बन गए, ठीक है। तो लड़की हो सकती है, घर के अंदर थोड़ी खाली लड़के ही रहेंगे, लड़की भी हो सकती है ना, तो उसको भी हो सकता है बॉन्डेड लेबर बना दिया जाए। तो ऐसे टाइम पर उनको बचाया जा सकता है इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑब्लिगेशन एक्ट के द्वारा, कि आपको कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता। फिर फॉरेन मैरिज एक्ट है 1969 है। उसके बाद हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, ठीक है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, देखो मान लो ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का जो है अगर ये चाहता है, मान लो ये सिंगल है, ये मतलब नहीं शादी करना चाहता है, ये चाहता है मैं अपना ज़िंदगी जो है सिंगल ही जीना चाहता हूँ, तो ये सोचता है क्या कि एक काम करता हूँ लेकिन मेरे को एक बच्चा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बच्ची हो, तो ये चाहता है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची हो, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची हो, ओके। लेकिन ये जो एक्ट है ये कहता क्या है, देखो हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये कहता है कि भाई देखो आप जो है कोई लड़का है एक सिंगल
पेरेंट वाला एक आदमी जो है, मेल जो है, सिंगल पेरेंट मेल, वो जो है वो एक लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब वो एक लड़के को अडॉप्ट कर सकता है लेकिन एक लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर कोई लड़की है, मान लो यही कोई, अगर यही मान लो लड़की रहती तो ऐसे टाइम पर ये इसको अडॉप्ट कर सकती रहती है, अगर सिंगल रहती तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, तो यही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है, जहाँ पर लड़कियों को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। पता चला वो आदमी खराब निकला तो क्या करेंगे, इसलिए, ठीक है। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहता है कि मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट ये कि अब मान लो जैसे ये एक दूसरे रिलीजन की लड़की है, दूसरे रिलीजन का लड़का है, एंड फिर दोनों को प्यार हो जाता है, अलग अलग रिलीजन के लड़के लोग जो है वो शादी करना चाहते हैं, तो उसके टाइम पर इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी कर सकते हैं। मतलब देखो, अगर मान लो अपने रिलीजन में कर रहे तो पर्टिकुलरली जो भी उनका रिलीजन का एक्ट होगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, अगर दोनों हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करेंगे, नहीं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो रहेगा उनका उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। बट अगर दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर बताया गया इंडियन पेनल कोड वेरियस सेक्शंस, काफ़ी सारे इंडियन पेनल कोड के अंदर बहुत सारे सेक्शंस बताए गए जो कि वुमेंस के फेवर में है, ठीक है। जैसे रात को आप पकड़ नहीं सकते लड़कियों को, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं जो कि वुमेंस के फेवर में, तो ये सारे कुछ लीगल राइट्स उनको प्रोवाइड होते हैं। अब यहाँ पर आज तो पूरा ये लेक्चर्स में भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब मे भी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि काफ़ी सारे लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट क्या करें, मैंने सोचा था एक ही बार में पूरा समझा देंगे, तो मे भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी, जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो भी लीगल राइट्स थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपने डाउट्स देंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब रेगुलर बेसिस पे ही लेक्चर आने की कोशिश करेंगे, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ में, ताकि इसका जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्यों होता है क्या है कि लोग सर्च मारते हैं, वीडियो नहीं दिख पाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वीडियो को भेजो अपने दोस्तों के साथ में भी, एंड कमेंट में कुछ जो भी आपके सजेशन रहेंगे या फिर जो भी डाउट रहेंगे वो आप लोग बताओ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन होकर ले सकते हो, ठीक है। एंड कुछ अपडेट्स के लिए आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हो लेक्चर को, तो हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर जिसका आ गया हो, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।